हेलो एस्पिरेंट्स। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। ये अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 8 है। तो अभी तक अपन 7 पार्ट कर चुके हैं। तो उसमें अपन ने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हो तो एक बार जाकर जरूर देख ले, जिससे कोई भी एक इम्पोर्टेंट चीज मिस नहीं होए किसी भी एस्पिरेंट की। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अपन पढ़ रहे हैं ए टी एंड सी लॉसेस। इन्हें देखो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस कहा जाता है। ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ये जो ए टी एंड सी लॉसेस होते हैं ना, इनका मतलब ये है, ये मान लो तुम, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिजली जा रही है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिजली जा रही है। तो बिजली के ट्रांसमिशन में कितना बिजली लॉस्ट हुई, उसे ही बोलते हैं एटी एंड सी लॉसेस। ठीक है। तो मान लो पॉइंट ए से 100 यूनिट बिजली चली पॉइंट बी के लिए, और रास्ते में 95 यूनिट बिजली ही बी तक पहुंची। ए से तो चली थी 100 यूनिट बिजली और बी तक पहुंची 95 यूनिट बिजली। तो 5 यूनिट बिजली खो गई कहीं पे, मतलब वो लॉस हो गया उसका। ये लॉस किसी भी रीजन से हो सकता है, टेक्निकल रीजन से भी हो सकता है, कमर्शियल रीजन से भी हो सकता है। टेक्निकल रीजन तो यानी कि एनर्जी डिसिपेशन हो गया, कहीं वायर खुले रह गए, कहीं कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और कमर्शियल यानी नॉन टेक्निकल, जैसे बिजली की चोरी हो गई, कुछ बिलिंग इनएफिशिएंसीज हो गई। तो उन्हें ही कहते हैं एटी एंड सी लॉसेस। इट स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस इन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। It is a term used to describe the total amount of electricity that is lost in the process of transmission and distribution, both due to technical reasons like energy dissipation and non-technical reasons like theft or billing inefficiencies. देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी डेट इज लास्ट नहीं, लॉस्ट होगा, लॉस्ट। ठीक है, लास्ट को लॉस्ट कर देना यहाँ पे। ठीक है। एटी एंड सी लॉसेस, इट स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस इन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. It is a term used to describe the total amount of electricity that is lost in the process of transmission and distribution, both due to technical reasons like energy dissipation and non-technical reasons like theft or billing inefficiencies. ये बिल ही नहीं बनाया, बिजली चोरी हो गई, तो वो नॉन टेक्निकल रीजंस है। नॉन टेक्निकल रीजंस को कमर्शियल बोला गया है। ठीक ठीक है। ए टी एंड सी लॉसेस का मतलब है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। याद रखिएगा। फिर आता है टॉपिक H1B वीजा का। देखो, H1B वीजा क्या है। यूएसए में एक वीजा मिलता है लोगों को, उसे बोलते हैं H1B वीजा। ये एक तरह का नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। H1B वीजा कैसा वीजा होता है? नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। ये किन लोगों के लिए होता है? ये हाईली प्रोफेशनल लोगों के लिए ही होता है। H1B visa is a non-immigrant visa enabling US companies to hire foreign workers for specialized roles in fields such as STEM and IT. STEM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मैथमेटिक्स होता है, एंड आईटी, रिक्वायरिंग हाई स्किल्स एंड एट लीस्ट अ बैचलर्स डिग्री। देखो, H1B वीजा की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री, और आप हाईली स्किल्ड होने चाहिए। H1B वीजा इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में। क्यों हुआ था? यूएस में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही थी, इसलिए हुआ था। इट एम्स टू एड्रेस स्किल शॉर्टेजेस इन द यूएस व्हेन क्वालिफाइड डोमेस्टिक वर्कर्स आर अनअवेलेबल। ठीक है, ये एक तरीके का नॉन इमिग्रेंट वीजा है। नॉन इमिग्रेंट वीजा अलाउ टेम्पररी एंट्री टू द यूएस फॉर पर्पस लाइक टूरिज्म, बिजनेस, वर्क, स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो, नॉन इमिग्रेंट वीजा किन पर्पस के लिए देता है यूएस? टूरिज्म के लिए देता है, बिजनेस के लिए देता है, वर्क के लिए देता है, स्टडी के लिए देता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देता है। H1B वीजा का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 6 साल, 6 ईयर्स। तो H1B वीजा परमानेंट सिटीजनशिप नहीं देता। इसकी एक टाइम लिमिट होती है, वो टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 6 ईयर्स। ये बात याद रखनी है। देखो, सबसे ज्यादा तो इंडियंस को ही मिलते हैं H1B वीजा। इंडियंस आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ H1B वीजा, receiving over 70% of approved petitions annually since 2015. देखो,
इंडियंस को सबसे ज्यादा मिलते हैं H1B वीजा, इंडियंस के बाद मिलते हैं चाइनीज लोगों को। ठीक है। अब सवाल कहाँ कहाँ से बन सकता है, H1B वीजा होता क्या है? H1B वीजा यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। H1B वीजा क्या होता है? यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। ये क्यों होता है? जिसे यूएस कंपनीज हायर कर सके फॉरेन वर्कर्स को जो हाईली स्किल्ड हो स्टेम और आईटी में, और उनके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री हो। H1B वीजा क्यों होता है? जिससे यूएस जो कंपनीज हैं वो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सके स्टेम और आईटी सेक्टर में, जिनके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री हो। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, क्योंकि जब देखा गया था कि यूएस के मार्केट में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो फिर डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं है, तो इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स लाने पड़ेंगे, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। ये एक तरह का नॉन एमिग्रेंट वीजा होता है। इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 इयर्स होती है। बाकी नॉन एमिग्रेंट वीजा टेम्पररी एंट्री अलाउ करता है यूएस में, जैसे टूरिज्म के लिए, बिजनेस वर्क, स्टडी, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 6 इयर्स। इंडियंस इसके लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हैं, लगभग 70% ये इंडियंस को ही मिलता है। इसके बाद चाइनीज लोग ले लेते हैं ये वीजा। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को H1B वीजा क्या होता है। फिर एक न्यूज एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये एनुअली पब्लिश होती है। ठीक है। क्या कब पब्लिश होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? एनुअली पब्लिश होती है। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको गैलप नाम का ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। और इनका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो एडिटोरियल बोर्ड है वो तो पब्लिश करेगा ही। अब आप ऐसे याद रखो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, आप हैप्पी होते हैं तो आपके गाल ऊपर चले गए ना। आप हैप्पी हो रहे हैं, आपके गाल ऊपर चले गए। तो गैलप नाम का इंस्टीट्यूट है जो ये पब्लिश करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट गैलप नाम का इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। अब दूसरा जो पब्लिश करता है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। इसमें आप वेलबींग को पकड़ो। आपकी वेलबींग होगी तभी तो आप हैप्पी होंगे, तभी तो आपकी हैप्पीनेस होगी। तो वेलबींग, गैलप, गालप हो गए अपने हैप्पीनेस से, तो गैलप नाम का इंस्टीट्यूट करता है। वेलबींग होगी तभी तो हैप्पीनेस आएगी, तो ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर इसको पब्लिश करता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है तभी तो हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस मान लो देखो तीन चीजों से आ रही है। किस किस से आ रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है जिससे हमारी वेलबींग हो रही है, जिससे हमारे गाल ऊपर हो गए खुशी से। ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी वेलबींग हो रही है, तो हमारे गाल ऊपर हो गए। तो मतलब गैलप नाम का इंस्टीट्यूट इसे पब्लिश करता है। ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर इसे पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे पब्लिश करता है। इट इज बेस्ड ऑन ग्लोबल सर्वे data from people based on people's own assessment of their happiness as well as economic and social data। देखो, ये एक तरीके से ग्लोबल सर्विस होता है। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप खुद बताएं कि आप कितने हैप्पी हैं, और इसके साथ इकोनॉमिक और सोशल डेटा को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये सर्वे होता है। इस रिपोर्ट के 6 की फैक्टर्स होते हैं। क्या की फैक्टर्स होते हैं? 6 की फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। देखो, ये 6 फैक्टर्स होंगे तभी आप खुश होंगे। आपको सोशल सपोर्ट होगा, आपकी सोशल सपोर्ट होगा, मतलब आपको सारे सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। इनकम होगी आपकी अच्छी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, फ्रीडम होगी आपको, जेनरोसिटी होगी आपकी सोसाइटी में, एब्सेंस ऑफ करप्शन होगा। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आप ये 6 पैरामीटर्स, 6 फैक्टर्स याद रखें। क्या है? सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। अरे करप्शन होगा तो आप हैप्पी कैसे रहेंगे? आपकी इनकम ही कम होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपको कोई फ्रीडम नहीं होगी, तो आप हैप्पी कैसे रहेंगे? आपको कोई सोशल सपोर्ट ही नहीं होगा, जेनरोसिटी नहीं होगी सोसाइटी में, तो आप हैप्पी कैसे रहेंगे? तो ये 6 फैक्टर्स है जो आपको याद रखने हैं। देखो, क्या क्या सवाल बन सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में से। क्या ये एनुअली पब्लिश होती है, या ये 2 साल में पब्लिश होती है, या ये हर 6 महीने में पब्लिश होती है? ये पब्लिश कैसे होती है? पहला सवाल यही होगा, एनुअली होती है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में इसे पब्लिश करते हैं? गैलप,
ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूएनएसडीएसएन और इनका एडिटोरियल बोर्ड है। ठीक है, ये कैसे होती है? बेस्ड ऑन ग्लोबल सर्वे डेटा। अब मान लो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी होती है, ये सर्वे करते हैं, ये लोगों से ही पूछते हैं कि आप खुद बताएं आप कितने खुश हैं, और उनके इकोनॉमिक और सोशल डेटा को भी लिया जाता है ध्यान में। 6 फैक्टर है। अब ये भी सवाल आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इसमें जेंडर रेशियो डाल सकते हैं, सेक्स रेशियो डाल सकते हैं, क्राइम रेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही 6 फैक्टर्स है: सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। कोई भी फैक्टर लाके डाल देंगे ये, पर कैपिटा इनकम वगैरह डाल लाके डाल देंगे, नहीं इनकम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। जीडीपी डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, पर यही 6 फैक्टर्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के, याद रखने हैं। 2025 की क्या आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? देखो, 8 साल से लगातार फिनलैंड टॉप कर रहा है। ठीक है, 8 साल से फिनलैंड लगातार टॉप कर रहा है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड यही रहते हैं टॉप 3 में। फिनलैंड लगातार 8 साल से टॉप कर रहा है, सेकंड डेनमार्क आया और आइसलैंड थर्ड आया। इंडिया क्या आया? इंडिया की रैंक है 118, 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर है 4.389। देखो, इसमें जिसका जितना ज्यादा स्कोर होगा 10 में से, उसकी रैंक उतनी ज्यादा ऊपर होगी। जिसका स्कोर जितना ज्यादा कम होगा 10 में से, उसकी रैंक उतनी ज्यादा पीछे होगी। ऐसे, ठीक है। इसमें मतलब 0 स्कोर होगा तो आप मोस्ट अनहैप्पी है, आपका स्कोर 10 होगा तो आप हैप्पीएस्ट है। फिनलैंड टॉप कर रहा है लगातार 8 साल से, सेकंड पे डेनमार्क है, फिर थर्ड पे आइसलैंड है। 2025 में इंडिया की रैंक है 118, जो इंप्रूव हुई है 2024 से। 2024 में 126 रैंक थी इंडिया की, और अब 2025 में 118 है। ये कंसिडरेशन में 147 कंट्रीज को ही लेते हैं, तो देख लो इंडिया की रैंक कितनी पीछे है। पर इंडिया की रैंक 2024 से इंप्रूव हुई है 2025 में। तो देखो, पॉजिटिव बात है गवर्नमेंट के लिए। तो ये पूछ सकती है यूपीएससी में, ध्यान रखना है, सही सवाल बनते हैं। इंप्रूवमेंट होगा जिस रिपोर्ट में, वही तो पूछेंगे। जिसमें हम पीछे जा रहे हैं वो क्यों पूछेगी सरकार? पागल थोड़ी है सरकार। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। देखो, अगला टॉपिक है दुरंड लाइन। दुरंड लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। पर एक जमाने में जब यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तब ये बॉर्डर बनाई गई थी अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया की। देखो, 1893 में दुरंड लाइन को बॉर्डर बनाया गया था अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया का। फिर पार्टीशन के बाद अब ये करेंटली बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। यहाँ पे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इसे लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानता है। अफगानिस्तान इसको मानता है कि ये गलत बॉर्डर बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये जो साइन करी गया था एग्रीमेंट बॉर्डर बनाने का, ये सर मॉर्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के किंग आमिर अब्दुल रहमान खान के बीच में साइन करा गया था। ठीक है, डुरंड एक ऑफिसर हुआ करते थे, इंग्लिश ब्रिटेन के ऑफिसर हुआ करते थे, और आमिर अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के किंग हुआ करते थे। ठीक है, डुरंड लाइन से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? एक तो लेंथ कितनी है डुरंड लाइन की? 2670 किलोमीटर, 2670 किलोमीटर इंटरनेशनल लंबी, मतलब 2670 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है दुरंड लाइन। अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बनाई गई थी, पर करेंटली ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। देखो, सवाल का क्या बन सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है? 2670 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दुरंड लाइन है क्या? इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, किसके बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है आज की तारीख में। पर ये बनाई कब गई थी दुरंड लाइन, ये भी सवाल आ सकता है, तो डेट इंपॉर्टेंट है। 1893 में दुरंड लाइन बनाई गई थी, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक है, साइन किस किसने करे थे दुरंड लाइन के एग्रीमेंट पे? साइन किस किसने करे थे दुरंड लाइन के एग्रीमेंट पे? एक तो दुरंड नहीं करे थे, सर मॉर्टिमर डुरंड ने करे थे, ये एक इंग्लिश ऑफिसर हुआ करते थे। और अफगानिस्तान के किंग जिसने साइन करे थे वो कौन थे? आमिर अब्दुल रहमान खान। तो ये सवाल बहुत अच्छा पूछ सकती है यूपीएससी, कि दुरंड लाइन के एग्रीमेंट पे अफगानिस्तान के किंग कौन थे जिन्होंने साइन करे थे? वो थे आमिर अब्दुल रहमान खान। ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये जो बॉर्डर है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरी रहती है, क्योंकि अफगानिस्तान इसको बॉर्डर ही नहीं मानता। अफगानिस्तान इसको बॉर्डर ही नहीं मानता, इसलिए यहाँ पे एक ग्रेट पश्तून मूवमेंट होता रहता है। देखो, दुरन लाइन के दोनों तरफ थोड़े थोड़े पश्तून रहते हैं।
अफगानिस्तान में तो काफी पश्तून रहते हैं, तो दुरन लाइन के इस तरफ भी काफी पश्तून रहते हैं, यानी पाकिस्तान वाले एरिया में भी पश्तून रहते हैं। दुरन लाइन के दोनों तरफ पश्तून रहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में पश्तून रहते हैं। तो वहां के पश्तूनों ने मिलके एक मूवमेंट चला रहे हैं, ग्रेट पश्तून मूवमेंट, यानी कि दोनों तरफ के पश्तूनों को यूनाइट करने का टारगेट रख रहे हैं ये। अखंड पश्तूनिस्तान ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। ग्रेट पश्तून मूवमेंट क्या है? अ मूवमेंट टू यूनाइट ऑल पश्तून एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये भी पूछा जा सकता है। दुरन लाइन के आसपास है, दुरन लाइन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस बताई दिए कि क्या क्या आ सकते हैं। चलिए आज का आखिरी टॉपिक है फोर्टलीजा डिक्लेरेशन। देखो फोर्टलीजा डिक्लेरेशन एजुकेशन से रिलेटेड है। देखो मेजर मेजर पॉइंट्स है जिसमें से सवाल आ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन एजुकेशन से रिलेटेड है। फोर्टलीजा ब्राजील का एक शहर है, तो ये डिक्लेरेशन ब्राजील में अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। इज अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 2024 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग इन 2024 इन फोर्टलीजा ब्राजील। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन एजुकेशन से डील करता है, ग्लोबल एजुकेशन से डील करता है। ये ब्राजील में साइन हुआ था क्योंकि फोर्टलीजा शहर ब्राजील में है। Declaration reaffirms the global commitment to inclusive and equitable quality education and serves as a strategic roadmap for accelerating progress towards SDG 4, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. देखो ये ग्लोबल कमिटमेंट है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो एसडीजी गोल नंबर 4 के साथ अलाइन करना चाहता है, जिसका एम है एंश्योर करना इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। देखो फोर्टलीजा डिक्लेरेशन से तीन चीजें याद रख लो। इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन एजुकेशन से डील करता है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब सब लोगों को तक पहुंचे, इक्विटेबल सब लोगों तक पहुंचे, इंक्लूसिव मतलब सब लोगों को मिलाकर चले, क्वालिटी मतलब क्वालिटी एजुकेशन होए, ठीक है। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन 2024 ब्राजील के शहर फोर्टलीजा में आया था ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग में। की हाइलाइट्स क्या है फोर्टलीजा डिक्लेरेशन के? रीअफर्मेशन ऑफ एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड अ पब्लिक गुड। ये कहते हैं कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट बना दिया जाए और एक पब्लिक गुड बना दिया जाए जिससे सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये खुद बोलते हैं इंक्लूसिव होनी चाहिए एजुकेशन, इक्विटेबल होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। ये एड्रेसिंग ग्लोबल एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। काफी डिस्पैरिटीज है ना, कुछ रीजन्स में अच्छी एजुकेशन मिल रही है, कुछ रीजन्स में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो सबको समान एजुकेशन मिले, सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिले। कॉल फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ये चाहते हैं कि लोगों को पैसा तो डालना पड़ेगा तभी तो क्वालिटी आएगी। एम्फेसिस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूजन। देखो इंक्लूजन की सब लोगों तक शिक्षा पहुंचे, सब लोगों तक समान रूप में शिक्षा पहुंचे, यही मतलब है एम्फेसिस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूजन का। फिर आता है ग्लोबल कॉपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे देशों को साथ आना पड़ेगा एजुकेशन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ये एक तरीके से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक दो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एजुकेशन देना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही की हाईलाइट्स है फोर्टलीजा डिक्लेरेशन के, कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, एक पब्लिक गुड बना दिया जाए, कि सब लोगों का अधिकार है इस पे। जो भी डिस्पैरिटीज है एजुकेशन को लेकर, सबको समान एजुकेशन मिले, इन्वेस्टमेंट हो एजुकेशन में, एम्फेसिस हो इक्विटी और इंक्लूजन पे, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाए, ग्लोबल कोऑपरेशन हो एजुकेशन का। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन 2024 में साइन करा गया था, 2024 में साइन करा गया था ब्राजील के शहर फोर्टलीजा में, ठीक है। ये एजुकेशन से डील करता है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और क्वालिटी वाली होनी चाहिए, इसी से बात करता है फोर्टलीजा डिक्लेरेशन। थैंक यू। बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, समझ में आ रहा है? टॉपिक्स ये आपने कहीं सुने थे, इनके बारे में आपने कुछ जाना था? देखो अपन ने हर टॉपिक कर लिया है बड़े डिटेल में कवर। ये जो अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, अब इनमें यूपीएससी अपनी स्लाइड्स के बाहर से सवाल बना ही नहीं सकता, अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सही लग रहा हो ये पढ़ने का तरीका। और देखिए सारी वीडियोस देखिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, समझिए बात को।